सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। देखिए, 10th क्लास का जो चैप्टर अपना चल रहा था, पिछले वीडियो के अंदर अपने जिसके बारे में चर्चा करी थी, उससे पहले 2 वीडियोज़ के अंदर जिनकी चर्चा करी थी, तो अपना टॉपिक था कार्बन एवं उसके यौगिक। ये जो चौथा चैप्टर है, मुख्य रूप से 10वीं क्लास की साइंस के अंदर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ये। तो इसमें ये जो टॉपिक अपन देख रहे हैं, ये पहले के वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। कार्बन का इंट्रोडक्शन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नेचर है, ये इसकी चर्चा हो चुकी थी अपनी। एक बार अपन ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की चर्चा हो चुकी थी। मेथेन की स्ट्रक्चर हो चुकी थी। फिर कार्बन की जो यूनिवर्सल नेचर है, सर्वतोमुखी प्रवृत्ति है, उसके बारे में, उसकी 4 संयोजकता इसका मुख्य कारण होती है। इसके अंदर जो चैन प्रॉपर्टी होती है, ये भी मुख्य गुण है। फिर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर संतृप्त में एल्केन श्रेणी, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन सीरीज, इनकी चर्चा अपन कर चुके थे। किस प्रकार से एथेन, एथीन और एथाइन के अंदर बॉन्डिंग होती है, ये भी चर्चा अपन कर चुके थे। फिर कार्बन में श्रृंखलन यानी कि चैन कैसे होती है, शाखन यानी कि ब्रांचिंग कैसे होती है, और रिंग का निर्माण कैसे होता है, ये अपन देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो इसकी मुख्य रूप से चैन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके बाद में चैन प्रॉपर्टी ये हो गई। उसके बाद में ये जैसे ब्रांचिंग की नेचर है, ये साइड के अंदर ब्रांचिंग की नेचर है। इसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो ये इसके अंदर क्या होती है, मुख्य रूप से रिंग बनाने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि साइक्लो जो कंपाउंड होते हैं, ये बनाने की नेचर है, वो भी कार्बन के अंदर पाई जाती है। और फिर एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में जो बेंजीन है, उसकी चर्चा अपन कर चुके थे। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर अपन देखते हैं तो आगे का एक मुख्य टॉपिक आता है, जिसके अंदर से यहाँ से नोमेनक्लेचर से संबंधित और जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे संबंधित आगे 11th और 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो नोमेनक्लेचर के अंदर, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर भी ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं यानी कि क्रियात्मक समूह हैं, यहाँ से क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर बनता है। तो इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है, अब तक अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सीरीज पढ़ी हैं। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड जो हैं, उनकी चर्चा अपन ने करी है मुख्य रूप से। लेकिन इसके साथ ही अदर कंपाउंड्स हैं वो भी हैं, जैसे कि मुख्य रूप से ऑक्सीजन के संयोग से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, या फिर हेलोजन कंपाउंड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह होते हैं, उनसे बनने वाले हैं। नाइट्रोजन की संयोग से बनने वाले कंपाउंड्स हैं, सल्फ़र से बनने वाले कंपाउंड्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक रहेंगे जिनके साथ में कार्बन है वो जुड़ करके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स यानी इनके व्युत्पन्न यौगिकों का निर्माण भी करेगा। और वो सभी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हेलोजन से, इनकी वजह से बनने वाले कुछ क्रियात्मक समूह होंगे, अर्थात फंक्शनल ग्रुप होंगे, जिनकी चर्चा अपन आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, कौन कौन से अलग अलग ग्रुप हैं। एल्कोहल है वो किस प्रकार से, OH ग्रुप, हेलोजन ग्रुप कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन से हैं, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप कौन से हैं, इन सभी ग्रुप्स की और इनके आधार पर अपन नोमेनक्लेचर की चर्चा है वो आज की क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं क्रियात्मक समूहों की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हैं वो तो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनकी चर्चा अपन अब ऊपर करके आए हैं पहले के वीडियोज़ के अंदर, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और उसके बाद में जो अदर कंपाउंड्स मुख्य रूप से साइक्लो एल्केन वगैरह होते हैं, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग वगैरह, उसके डेरिवेटिव वगैरह सब आते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन के साथ अगर कोई अदर जो एटम्स हैं, जैसे कोई हेलोजन है या ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ये तत्व मिलकर के और कुछ डेरिवेटिव्स यानी कि व्युत्पन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इन तत्वों के संयोग से बनने वाले यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न यौगिक कहलाएंगे, यानी डेरिवेटिव कहलाएंगे। किसके डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, व्युत्पन्न यौगिक कहलाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मुख्य रूप से अपन बात करते हैं कि व्युत्पन्न जो हाइड्रोकार्बन हैं उनमें कई अन्य क्रियात्मक समूह है यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, जो नीचे सारणी दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग है। चलिए देखिए, बात करते हैं अपन। तो मुख्य रूप से जो हेलोजन ग्रुप है, क्रियात्मक समूह का नाम कौन सा, हेलोजन। तो इसको मुख्य रूप से X के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अपन ने ऊपर एग्जाम्पल्स के रूप में भी देखा था, जैसे मान लो CH3, CH2 और ये Cl। तो 2 कार्बन हैं, इसके लिए ये एथिल ग्रुप होता है और ये क्लोरो है ही। तो क्लोरो और फिर ये
जो 2 कार्बन वाली श्रृंखला होती है उसके लिए हाइड्रोकार्बन होता है वो एथेन होता है, तो ये क्लोरो एथेन हो जाएगा। ये आगे नोमेनक्लेचर के अंदर अपन पढ़ लेंगे पूरा, जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल के अंदर देख रहे हैं अपन। तो ये जो हेलोजन है उनके लिए जो पूर्व लग्न, यानी कि जैसे यहाँ देखो ये एथेन तो मूल नाम है ही, इससे पहले प्रीफिक्स के रूप में क्या लग गया, क्लोरो लग गया। ठीक है, तो ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो आदि जो ग्रुप हैं ये जुड़ जाते हैं। ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये किस में आते हैं, हेलोजन ग्रुप के अंदर आते हैं। और इसके नोमेनक्लेचर में हमेशा जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं अपन, तो इनको हमेशा पूर्व लग्न के रूप में इनको जोड़ा जाता है। यानी हेलो शब्द है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो आदि हैं वो मैन नाम के पहले जोड़े जाते हैं, तो पूर्व लग्न। इनका अनुलग्न है वो काम में नहीं लिया जाता। मुख्य रूप से अनुलग्न के रूप में जब हेलाइड के रूप में जब इनका नोमेनक्लेचर होता है तो वो कॉमन सिस्टम में आता है, सामान्य पद्धति में आता है, आईयूपीएसी में नहीं आता। अपन जो ये इंडेक्स में बात कर रहे हैं वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप, यदि किसी भी कंपाउंड में अपने को कहीं पर भी OH लगा हुआ नजर आता है, डायरेक्ट कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कोहलिक ग्रुप है। इसका पूर्व लग्न है वो हाइड्रोक्सो होता है और अनुलग्न है वो क्या होता है, ओल होता है। मोस्टली नोमेनक्लेचर के अंदर जब अकेला एल्कोहल है ग्रुप के रूप में तो अनुलग्न ही लगाएंगे आईयूपीएसी सिस्टम में, और ये ओल के रूप में ही लगेगा। अदर कोई इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका पूर्व लग्न यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सो यूज़ करते हैं। जो 10th क्लास के लेवल तक इतना ज़्यादा टिपिकल नोमेनक्लेचर नहीं पूछता, आगे 11th और 12th के अंदर चलते हैं तब ये मुख्य रूप से प्रीफिक्स के रूप में भी काम आता है। तो अपने को यहाँ 10th के लिहाज से अगर देखें या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस आती है उसके नोमेनक्लेचर में देखें तो ये जो अनुलग्न है ओल ये काफ़ी है। जैसे ये देखिए CH3CH2, यहाँ पर ये CH3CH3 ही था, H को रिप्लेस किया OH ग्रुप ने, तो ये तो एथेन ही है यानी कि एथिल ग्रुप है। लेकिन OH है ये कौन सा है, एल्कोहल है। एल्कोहल का क्या जुड़ता है, ओल जुड़ता है। तो ये एथेन था और एथेन में क्या जुड़ गया, ओल जुड़ गया, तो ये वर्ड क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। ठीक है, तो CH3CH2OH इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है, एथेनॉल हो जाता है। इसके बाद में अगले ग्रुप की बात करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या है कि कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है और डायरेक्ट क्या है, H है। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये वैलेंसी फ्री है, इसके ऊपर कोई भी श्रृंखला हो सकती है। तो ये है एल्डिहाइड ग्रुप। इसको जब अपन ओपन स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तब तो ऐसे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और O ये H। लेकिन जब इसको सीधा ग्रुप के रूप में लिखते हैं तो यूँ C के ऊपर डायरेक्ट HO, इस प्रकार से भी। तो ये CHO ग्रुप के रूप में मिले चाहे ये ऐसे ओपन स्ट्रक्चर के रूप में मिले, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ऐसी स्ट्रक्चर अपने को मिलती है, इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि उस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की। तो जब ये किसी छोटे समूह के रूप में हो तब तो इसका पूर्व लग्न यूज़ करेंगे जो कि फॉर्मिल है। और जब मेन ग्रुप के रूप में ये एल्डिहाइड है तो फिर इसका क्या लगेगा, एल लगेगा। ये एन नहीं, एल है, एल है। ठीक है, एल, AL ये ऐसे। ठीक है, एल लगेगा। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगेगा, एल। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं आगे एग्जाम्पल में, ये भूलवश एथेनॉल ही लिखा हुआ है, एथेनेल है ये। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे एथेनेल। ठीक है, एथेन प्लस एल, एथेनेल। ठीक है, तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर किस प्रकार से अपन देख रहे हैं, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो नंबर 1 और नंबर 2 दो कार्बन के लिए यौगिक होगा वो मेन एथेन होगा, और ये ग्रुप एल्डिहाइड के रूप में है तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। तो एथेन, ये एथेन तो 2 कार्बन के कारण था ही, और ये CHO ग्रुप है या CO डबल बॉन्ड और H सिंगल बॉन्ड, तो एल लग जाएगा। यहाँ अपन देख रहे हैं ये एल है, तो एल जब जोड़ेंगे तो ये एथेनेल बनेगा। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पर क्या है, एथेनेल है, एथेनेल। इस प्रकार से ये नामकरण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, चौथा ग्रुप जो है वो कौन सा है, कीटोन। ठीक है, कीटोन के अंदर देखो क्या है, ये अंतर हो गया एल्डिहाइड में और कीटोन में। एल्डिहाइड में देखो C डबल बॉन्ड O था, इसके इधर एक वैलेंसी फ्री और एक साइड में H था। इसमें दोनों वैलेंसीज ही क्या हैं, फ्री हैं, यानी उस पर कार्बन ही जुड़ेगा। तो ये C डबल बॉन्ड O और इसके दोनों तरफ कोई कार्बनिक श्रृंखला जुड़ती है तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, कीटोनिक समूह कहलाता है।
इसका पूर्व लग्न है वो ओक्सो होता है, अनुलग्न है वो ओन लगता है। ठीक है, अनुलग्न क्या लगेगा, ओन। ठीक है, इस प्रकार से लगेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 2 और 3 कार्बन, और ये बीच में क्या आ गया, कीटोनिक ग्रुप आ गया। तो इसको 1 2 3 इस प्रकार से नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप शब्द है ना, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में ओन जुड़ा तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर चलता है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है उसके लिए ओन, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया, इसका नाम प्रोपेनोन। इसके बाद में 5वां जो अपन फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो वो है कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर ये देखिए सी, ये ऊपर डबल बॉन्ड ओ है जो बाई मिस्टेक लिखा नहीं गया, और ये फिर है ओ एच। तो देखिए ये तीनों जो फंक्शन ग्रुप हैं इसके अंदर मुख्य रूप से अपने को क्या देखना है कि सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ये कार्बोनिल समूह होता है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब इस कार्बोनिल के अंदर देखिए दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हैं, तब तो है कीटोन। समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि ये सी डबल बॉन्ड ओ ये तो है कार्बोनिल ग्रुप जो कि सेम है तीनों में। अब दोनों तरफ वैलेंसीज फ्री जिस पर कार्बन ही जुड़े हुए हों दोनों तरफ, तब तो हो गया कीटोन। इसके बाद बात करते हैं कि एक तरफ H जुड़ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, देखो एल्डिहाइड। ठीक है, CHO यूं कह सकते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब देखिए तीसरा है कार्बोक्सिलिक। देखिए दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन, एक तरफ हाइड्रोजन तो एल्डिहाइड, और एक तरफ OH, ये देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और इधर हाइड्रोजन नहीं होकर के OH है, ये है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ध्यान रखें ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होता और केवल OH होता, तब तो ये एल्कोहल था। लेकिन यहाँ पर जब ऑक्सीजन आ गया, कार्बोनिल ग्रुप आ गया और फिर उसके साथ में OH है, तो ये एल्कोहल नहीं है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये OH है तो ये एल्कोहल होगा और ये कीटोन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब C कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप आते ही ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक इन तीन में से होगा। अगर ये ऑक्सीजन निकटवर्ती पर नहीं है और फिर OH है, तब तो ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये C डबल बॉन्ड O और OH, ये तो ओपन स्ट्रक्चर। और इसका केवल अगर अपन मोलिकुलर फॉर्मूले के रूप में देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो ये COOH यूँ लिख देंगे, जो डबल बॉन्ड O के रूप में बाहर निकला हुआ था इसको साथ में लिख दिया, ये एक तरफ श्रृंखला हो जाएगी। ये है कार्बोक्सिलिक समूह। इसका पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स है वो कार्बोक्सी होता है, और जो सफिक्स होता है यानी अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। अब देखो यहाँ अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो जैसे ये एथेनोइक अम्ल है, तो एथेन का मतलब 2 कार्बन। अब देखो ये 2 कार्बन यहाँ पर हो गए, एक ये है और एक ये है, तो 2 कार्बन के कारण इसका नाम क्या हो गया, एथेन। एथेन, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके कारण ओइक अम्ल, तो ये लो ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से अपन ने 5 प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन, जिसको एक्स यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो यूँ लगाएंगे। जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसी में भी लग गया, ब्रोमीन जैसे जुड़ गया तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, इस प्रकार से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इस प्रकार से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। फिर एल्कोहल है, तो एल्कोहल में OH ग्रुप मिल जाए तो ये एल्कोहल है, उसके लिए पूर्व लग्न है वो हाइड्रोक्सो होता है और अनुलग्न है वो ओल होता है। ये ओल शब्द याद रखेंगे, ओल। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आपका आता है एल्डिहाइड, तो इसमें C डबल बॉन्ड O और ये H, या इसको सिंगल बॉन्ड फ्री रख दिया और ये CHO लिख दिया। ये एल्डिहाइड में अनुलग्न ध्यान में रखना है मेन, एल। ठीक है, उसके बाद में कीटोन आता है, तो फिर ये केवल C डबल बॉन्ड O, दोनों वैलेंसी ही कार्बन से, तो कीटोन और इसका अनुलग्न होता है ओन। उसके बाद में अगर यहाँ OH आ गया तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक के अंदर लगता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये अनुलग्न लगता है। पूर्व लग्न कार्बोक्सी होता है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा 10th क्लास के लेवल तक। फिर भी अगर अपन ध्यान में रखना चाहें तो पूर्व लग्न केवल और केवल हेलोजन का याद में रखना है। मुख्य रूप से हेलोजन में हेलो यानी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो इस प्रकार से लगता है IUPAC में, एल्डिहाइड के रूप में नहीं लगता, अनुलग्न नहीं लगता। ज़्यादातर अनुलग्न है वो सामान्य पद्धति में लगता है, IUPAC पद्धति में नहीं लगता। तो ये बात हुई अपनी। अब अपन देखिए आगे देख रहे हैं सजातीय श्रेणी।
सजातीय श्रेणी की बात आती है तो सजातीय का मतलब होता है एक जैसे। सजातीय का मतलब क्या है? एक जैसे, सेम ग्रुप वाले, ठीक है। तो जैसे सभी कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है, इसका मतलब वो एल्केन है सारे कंपाउंड। अगर कहीं पर सारे कंपाउंड है उसमें डबल डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं, तो वो एल्कीन सीरीज के हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन श्रेणी के हैं। ओ एच ग्रुप हैं तो वो एल्कोहल हैं, है ना। अगर सी एच ओ ग्रुप है तो वो सारे यौगिक क्या है? एल्डिहाइड है। सी ओ ओ एच है तो वो कार्बोक्सिलिक हैं। तो इस तरह से सब में सेम ग्रुप हैं, इसका मतलब वो क्या हैं? सजातीय श्रेणी के कंपाउंड हैं, होमोजीनस सीरीज के कंपाउंड हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान है, ये है ना, सेम क्रियात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो सीरीज हो एल्केन एल्कीन एल्काइन, या फिर ये 5 क्रियात्मक समूह देखिए वो हों, उसके ज़्यादा भी होते हैं क्रियात्मक समूह, लेकिन 10th क्लास के लेवल तक ये 5 ही दिए हुए हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी के यौगिक कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं और उन फॉर्मूलाज के आधार पर पूछते हैं कि कौन सा कंपाउंड है वो डिफरेंट सीरीज का है या सजातीय श्रेणी का नहीं है, इस प्रकार से। इनमें सामान्यतः कार्बन परमाणु की संख्या का अंतर होता है। जैसे मान लो मेथेन एथेन प्रोपेन यूँ दे दिया, है ना। तो मेथेन एथेन प्रोपेन एक एक कार्बन ही तो बढ़ रहा है, बाकी सीरीज सेम है। अब जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, एल्केन श्रेणी, तो एल्केन में एथेन है और प्रोपेन है, तो ये एल्केन सीरीज के कंपाउंड हैं। दोनों ही सजातीय श्रेणी के हो गए। कैसे हो गए? एथेन है CH3 हो गया एथेन, और प्रोपेन क्या है? CH2CH2CH3। तो अब देखो ये CH3 ये तो सेम ही है, केवल ये एक कार्बन यानी कि कार्बनिक समूह है CH2, इसी का अंतर हुआ। आगे ब्यूटेन लेते तो एक ये ग्रुप और लग जाता CH2 बीच में, है ना। तो ऐसे कार्बन बढ़ता जाता है, कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन भी बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? सजातीय श्रेणी के, सेम सीरीज के कहलाएंगे। तो ये हो गई एल्केन श्रेणी के, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, इस प्रकार के कंपाउंड हो जाएंगे। फिर आगे देख रहे हैं अपन एल्कीन श्रेणी के कंपाउंड। एल्कीन श्रेणी के कंपाउंड्स के अंदर देखिए, ये देखो एग्जाम्पल, एल्कीन में जैसे प्रोपीन ब्यूटीन। अब ये देखिए 1 2 3 कार्बन और एक जगह डबल बॉन्ड, फिर 1 2 3 और 4 कार्बन और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो ये इतना जो ग्रुप है वो तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये एक ग्रुप बढ़ गया, ये भले ही अपन मान सकते हैं कि बीच में बढ़ गया, ये एक ही बात है, कार्बन बढ़ गया, कहने का मतलब ये है। ये हाइड्रोजन 2 3 ये तो वैलेंसी पूरी करने के लिए हैं, संयोजकता कार्बन की 4 होती है, उसको पूरा करने के लिए हैं। देखिए कैसे हैं इसको पूरा करने के लिए, जैसे यहाँ पर कार्बन है, इसके एक साइड में तो श्रृंखला जुड़ी हुई है लेकिन 3 वैलेंसी फ्री है ना, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस बीच वाले कार्बन की देखें तो इसके इधर सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, तो 3 तो पूरी हो गई थी, एक बच गई, तो ये एक हाइड्रोजन जुड़ गया, है ना। फिर आगे वाले में देखते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें ये देखो डबल बॉन्ड तो बना हुआ है इधर, और 2 संयोजकताएं बची तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। ऐसे वैलेंसीज पूरी करने के लिए हैं हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रोपीन 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए ईन। ये कैसे डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, सिंगल के लिए एन लगता है, ट्रिपल के लिए आयन लगता है, ये भी आगे नोमेनक्लेचर में देखेंगे। चूँकि ये बीच में एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल को समझना भी ज़रूरी है, ताकि आगे नोमेनक्लेचर पढ़ें तो ये एग्जाम्पल आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ये ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो सकता है, हेक्सीन हो सकता है, ऐसे। अब देखो जैसे एल्कोहल, तो ये सभी एल्कोहल होंगे, वो क्या होंगे? सजातीय श्रेणी के होंगे। अब जैसे अपन कहें कि एक एल्कीन आ गया और 3 एल्कोहल आ गए, तो उसमें विजातीय श्रेणी यानी डिफरेंट श्रेणी कौन सी हो गई? वो अकेला एल्कीन कंपाउंड हो गया। या जैसे 3 अपन ने एल्कीन दे दिए और एक बीच में एल्कोहल दे दिया, तो वो क्या हो गया? डिफरेंट सीरीज का हो गया, ऐसे है। यानी कि जो सेम ग्रुप वाले हैं वो सजातीय हैं, और उनसे कोई सा अलग है वो उनसे क्या हो जाएगा? डिफरेंट, यानी कि विजातीय श्रेणी हो जाएगी। जैसे एथेनॉल प्रोपेनॉल, तो यहाँ देखिए 1 2 कार्बन वाला जो ग्रुप था एथेन था, इस पर ओल जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। 3 कार्बन वाला था तो प्रोपेन होता है मुख्य रूप से 3 कार्बन वाली श्रृंखला प्रोपेन, और OH जुड़ गया तो ओल यानी प्रोपेनॉल हो गया। तो इस प्रकार से ये समान श्रेणियाँ होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। जो ये अपन अभी एथेनॉल प्रोपेनॉल ये सब कुछ पढ़ करके आ रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं इनका पूरा अपन देखेंगे। तो देखो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के अंदर चर्चा जब आती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का सर्वमान्य नाम है वो किसके द्वारा? IUPAC, ये कैपिटल डिजिट हैं सारे, IUPAC संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये नाम रहेगा IUPAC, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो इंटरनेशनल से अंतर्राष्ट्रीय, प्योर का विशुद्ध, अनुप्रयुक्त का अप्लाइड ये हो गया, और रसायन केमिस्ट्री यूनियन का मतलब संघ। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नोमेनक्लेचर के रूल हैं वो तैयार करता है। चलिए आगे बात करते हैं। IUPAC पद्धति के अंदर निम्न नियमों की सहायता से यौगिकों का नामकरण है वो किया जाता है, यानी कौन कौन से रूल्स काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, सर्वप्रथम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, नहीं कोई भी कंपाउंड होगा तो उसके अंदर जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूँ C4H10, तो अब मैंने क्या लिखा, कार्बन की संख्या लिखी ना 4, तो इस संख्या के आधार पर जैसे 4 है तो 4 के लिए जो मूल शब्द लिखते हैं वो होता है ब्यूट, ऐसे लगाते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, डबल के लिए ईन लगाएंगे, ट्रिपल के लिए आइन लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, ब्यूट लगा देंगे। वैसे भी प्रत्येक कार्बन के लिए यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से नाम है वो लिखे जाएंगे, जो मूल नाम है वो मूल शब्द लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द, वर्ड रूट, मूल शब्द है वो लिखा जाता है, जो कि मूल शब्द जैसे मैंने ये यहाँ पर 4 के लिए ब्यूट लिखा है ना, 3 के लिए प्रोप लिखा जाएगा, इसी प्रकार के शब्द हैं। देखिए कौन कौन से हैं, ये देखो, कार्बन की संख्या के आधार पर देख रहे हैं अपन, कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप्ट, हेक्स 6 के लिए, 7 के लिए हेप्ट या फिर सेप्ट भी यूज होता है लेकिन ज़्यादातर हेप्ट ही यूज करते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, ठीक है। इस प्रकार से आगे फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस प्रकार से शब्द हैं वो 11, 12, 13 के लिए भी यूज होते रहते हैं, लेकिन यहाँ 10 तक की चर्चा है अपनी। तो ये जो शब्द हैं ये मुख्य रूप से याद होने चाहिए, मेन चीज़ हैं ये, IUPAC नोमेनक्लेचर की रीड रहेंगी, ये शब्द याद होने ही होने चाहिए। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अरे जुबान पे हो जाएंगे, यूँ 2-4 बार पढ़ोगे तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से यूँ याद हो जाएंगे। तो ये मूल शब्द हैं जो अपने को याद होने ही होने चाहिए। चाहे तो ये कार्बन के नीचे लिखे हुए हो सकते हैं, यूँ जैसे फॉर्मूला मैंने लिखा C4H10, यूँ लिखा मैंने, तो या तो ऐसे कार्बन की संख्या लिखी हुई मिल सकती है, या फिर ये जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 ऐसे लिखा मैंने, तो भी कार्बन की संख्या काउंट कर सकते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, है ना, तो भी इसके लिए ब्यूट ही यूज करेंगे। तो इस प्रकार से अपन कार्बन की संख्या के आधार पर वर्ड रूट यानी कि मूल शब्द लिखते हैं। अब चलो कार्बन की संख्या आ गई, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को उन कार्बन में जब वो जुड़े हुए हैं तो उन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, उसके आधार पर अनुलग्न लगाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से सफिक्स लगाते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ने वाला शब्द हो गया, है ना। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में, सारे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, ठीक है। अगर कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया तो फिर क्या लगाएंगे, ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगाएंगे, आइन। इंग्लिश में जब नाम लिखा जाता है तो ध्यान में रखें, एन के लिए ANE, ईन के लिए ENE, और फिर आइन के लिए YNE, ठीक है, YNE, ये आइन के लिए लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए, अगर उससे पहले किसी नाम में ई है तो वो हटा देंगे, जैसे प्रोपेन है, ठीक है, जैसे मैं ये लिखता हूँ प्रोप, प्रोप, तो प्रोप में तो चलिए यही शब्द है, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, एन, ठीक है। ये ई हटाने वाला ANE, ये अगर कहीं पर आगे अगर अपन क्रियात्मक समूह यूज़ करते हैं जैसे ओल वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, ई हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले 3 कार्बन वाला कोई एल्कोहल है, सपोज दैट यूँ है CH3, CH2, CH2 और ये OH। अब देखो ये रूल अपने सफिशिएंट रूल आ चुके हैं यहाँ तक इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रोप, समझ गए, जो अपन ने ऊपर वाले इंडेक्स में लिखा। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल हैं, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, ये लो प्रोपेन। फिर OH के लिए क्या लगाते हैं, ओल,
तो ये लो ओल, ये क्या बन गया, प्रोपेनोल बन गया। ठीक है, इस प्रकार से नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। अब चलिए देखो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड ही होगा, एक कार्बन है तब तो एन मेथेन। दो कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड, तो एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक दो तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। एक दो तीन चार कार्बन के लिए ब्यूट और ब्यूट में सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ दिया एन, ब्यूटेन। ऐसे नामकरण किया जाता है। अब ये चारों क्या हो गए, सजातीय श्रेणी के, जैसे ऊपर अपने सजातीय श्रेणी पढ़ी तो उसके एग्जाम्पल भी हो गए। इनमें सब में क्या हुआ, एक एक ये ग्रुप कार्बन की संख्या ही तो बढ़ती जा रही है ना ऐसे। फिर देखो चार कार्बन के लिए एक दो तीन चार यूं ही थे, लेकिन एक जगह नंबर एक पर यानी पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो चार कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन, ये लो हो गया ब्यूटीन। अब देखो पेंट टू इन, ये टू कैसे आया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है उस स्थिति को भी दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो एक दो नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया ना, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच कार्बन, पाँच के लिए पेंट। फिर डबल बॉन्ड के लिए इन, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ है, दो नंबर पर, तो दो नंबर के लिए टू इन, है ना, पेंट टू इन। अगर यही डबल बॉन्ड है वो यहीं पे होता, ये यहाँ नहीं हो के यहाँ डबल बॉन्ड होता ऐसे, तो फिर पेंट इन, पेंट वन इन, नंबर एक पे ही है तो वन लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वन ही है, नंबर एक के ऊपर है। पेंटीन डायरेक्ट लिखा हुआ होता, जैसे यहाँ पर ब्यूटीन लिखा हुआ है ना, तो पेंटीन मतलब नंबर एक पर डबल बॉन्ड। हेक्स टू आइन, तो अगर टू नहीं होता डायरेक्ट हेक्साइन होता तो अपन नंबर एक पर ट्रिपल बॉन्ड समझते, लेकिन यहाँ पर देखो नंबर दो पर ये एक और ये नंबर दो वाले कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाद में कार्बन देखो तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः के लिए हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, नंबर दो पर है तो टू आइन। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर है वो किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, हेलोजन है आदि उपस्थित हो, तो उसका पूर्व लग्न तो केवल किसके लिए, मुख्य रूप से हेलोजन के लिए, जैसे क्लोरोब्यूटेन है ना, टू क्लोरोब्यूटेन नंबर दो पर है तो ऐसे। अथवा अनुलग्न मुख्य रूप से हेलोजनों के अलावा अनुलग्न ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल वगैरह के लिए आदि में। तो उनका अनुलग्न है वो जोड़ करके क्या करते हैं, नाम लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ हो उसकी स्थिति भी, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी जहाँ जुड़ा हुआ है उसकी स्थिति, या क्रियात्मक समूह जहाँ जुड़ा हुआ है, नंबर एक कार्बन पर है, दो पर है, तीन पर है, चार पर है, तो उसकी स्थिति भी दर्शाई जाती है। स्थिति मतलब नंबरिंग, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, उसके रूप में भी वो पूर्व लग्न के रूप में, यानी जो समूह है उसके पहले जोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ देखो एक दो तीन कार्बन थे, अब इन कार्बन्स की नंबरिंग भी करते हैं, श्रृंखला का चूज करते हैं, तो जिस तरफ समूह है उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर एक कार्बन, दो कार्बन और ये नंबर तीन कार्बन। तो अब देखो नंबर एक पर क्लोरो था, वन क्लोरो और प्रोपेन। देखो एक दो तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये तो हो गया प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के नंबर एक पर क्या है, क्लोरीन है, तो वन क्लोरो प्रोपेन हो गया। अब नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिएगा यहाँ पर सेम देखो वही एक दो तीन, तो यहाँ भी एक दो तीन कार्बन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लगा दिया है बीच में, ये इसको CH3 बना देते हैं अपन, ये एक्स्ट्रा लग गया यूँ, है ना ऐसे। तो देखिए तीन ही कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए नंबर एक दो और तीन, ऐसे तीन कार्बन वाली ये श्रृंखला हुई। तो इस श्रृंखला में तो देखो तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो एन प्रोपेन हो गया। अब नंबर दो पर देखिए, फिर से देखते हैं इसको, ये इसको डायरेक्ट यूं ही समझ लो, ये लो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो नंबर एक दो और तीन यूं है, तो ये तो पूरी की पूरी श्रृंखला बन गई तीन कार्बन वाली। तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी, तो एन प्रोपेन। और फिर इस दो नंबर वाले कार्बन पर क्या है, OH है, तो OH के लिए लग गया ओल, और दो नंबर पे है तो लग गया टू, प्रोपेन टू ओल। और यहाँ देखो ये क्लोरो नंबर एक पर था तो वन क्लोरो लग गया, बाकी तो देखो ये प्रोपेन ही है। हेलोजनों का पूर्व लग्न लगता है तो पहले लग गया, पूर्व लग्न मतलब पहले लिखेंगे,
अनुलग्न मतलब बाद में लिखेंगे। तो यहाँ क्लोरो देखो पहले लिखा और ओल क्या लिखा बाद में, और स्थिति तो दर्शाएंगे ही। ये नंबर 1 पर था तो 1 लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा होता है तो भी 1 नंबर मानते हैं, और यहाँ ये 2 नंबर पे है तो 2 लिख दिया। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यौगिकों का नामकरण करेंगे। अब वो जो बताया था मैंने कि ए ई वगैरह हटा देते हैं, तो प्रकार्यात्मक समूह का जब नामकरण करते हैं तो उसमें अगर ए ई आई ओ यू यानी स्वर से प्रारंभ होता है तो यौगिक के नाम के अंत में ई उपस्थित हो तो उसको हटा देंगे और अनुलग्न लगा देंगे। ये एक स्पेलिंग का फंडा है, बस ये है ना। तो यहाँ देखिए जैसे प्रोपेन, ये देखो आ गया वही एग्जांपल वापस, CH3CH2 है भाई यहाँ पे ये, क्योंकि वैलेंसी देख रहे हैं ना 1 और 2 तो हो गई कार्बन की पूरी, तो 2 ही बची तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो एन प्रोपेन हो गया, और नंबर 1 वाले कार्बन पर OH है तो 1 ओल हो गया है ना। प्रोपेन 1 ओल या 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब देखो जब इसको कंबाइंड लिखेंगे है ना, जब इसको कंबाइंड लिखा जाएगा, ये प्रोपेन 1 ओल लिख रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको 1 को हटाकर कंटिन्यू लिख रहे हैं तो ये ई हटा दिया अपन ने। क्यों? क्योंकि अनुलग्न में ओ आ रहा था, स्वर आ रहा था है ना, तो इसलिए अपन ने ओल को जब कंटिन्यूस किया इसके साथ में तो ई हट गया। 2 स्वर यहाँ पर एक साथ नहीं आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया। तो ये थी अपनी मुख्य रूप से क्या है, नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप हैं वो मेनली थे। इसके बाद में आगे की वीडियो के अंदर अपन क्या देखेंगे, अगली क्लास के अंदर कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, और मुख्य रूप से एथेनॉल वगैरह हैं, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड 2 कंपाउंड भी हैं, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनका फॉर्मेशन वगैरह हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उनकी चर्चा अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आपका वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार चैनल के ऊपर बने रहें, लगातार अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यूअस रखें, और अपने साथियों को भी चैनल के बारे में बताएं और उनके भी अध्ययन के अंदर आप सहायक बने। ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।